Dear friends, good evening. Today we are going to take another topic that is called as dysthymia. डिस्टीमिया कुछ भी नहीं है, एक माइल्ड डिप्रेशन का एक निशानी है। और चूँकि ये लगातार रहती है और काफ़ी अरसे तक रहती है एक इंसान के अंदर, और इंसान को इस चीज़ का मालूम ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं किन हालात के अंदर से गुजर रहा हूँ। इसलिए चूँकि ये लगातार रहती है, इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम भी दिया गया है। और अमेरिकन हेल्थ प्रोफेशनल ने डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल के हिसाब से इसकी रेटिंग DSM 5TR के क्लासिफिकेशन के लिहाज से इसको दिए गए नंबर रखा है। सबसे बड़ी चीज़ डिस्टीमिया की ये आती है कि एक ऐसा मानसिक रोग है जो कि जनरली 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र के बीच के लोगों को आता है। तो पहली चीज़ आ गई ये वाली। अक्सर छोटे बच्चों में भी आता है, लेकिन छोटे बच्चे चूँकि इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो अपने आप को किस दौर से गुजर रहे हैं, उनका शरीर वो किस तरफ जा रहा है, उनके साथ क्या बीत रही है, उनकी सोचने शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो उसको असेस करके बता सकें कि उसको किस किस्म की प्रॉब्लम है। और अक्सर ये देखा गया है कि छोटे बच्चों के अंदर ये तकरीबन 1 साल तक, बड़ों में 2 से 5 साल तक, और जो लेटेस्ट रिसर्चेज आई हैं उसमें डिस्टीमिया कई बार 15 साल तक कंटिन्यूस रहता है। डिस्टीमिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरा साथी भी इसका होगा वो भी इसकी पहचान नहीं कर पाएगा, चाहे घर पे उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके फ्रेंड सर्कल है। इंसान जनरली एक रूटीन के अंदर, वो स्कूल भी जाएगा अगर वो बच्चा है, घर में है तो वो घर के जितने भी डेली कोर्स, हाउस होल्ड कोर्स हैं वो सारे करेगा, सोशल गैदरिंग में भी जाएगा, फ्रेंड सर्कल के अंदर भी अटेंडेंस अगर थोड़ी बहुत वो देगा, ज़रूर देगा वो जाकर। और उसके अलावा वो और जो भी एक्टिविटी उसको कैरी आउट करने के लिए वक्तन फ़वक्तन दफ्तर के अंदर या जिस जगह पे वो काम करता है रोज़ी रोटी कमाने के लिए, तो वो कैरी आउट करता है। उसको किसी भी किस्म की परेशानी उस वक्त महसूस नहीं होती, लेकिन बावजूद इसके कि वो तमाम एक्टिविटीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से कैरी आउट करता है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर ना वो खुशी, ना वो रौनक, ना वो इमोशनल फीलिंग्स कहीं भी नज़र नहीं आती है। और उसका नॉर्मल लाइफ जो है वो एक्टिविटीज़ तो कर रहा है, लेकिन उसको खुद महसूस नहीं हो रहा कि उसके साथ हो क्या पा रहा है। इवन उसके साथी भी उसकी इस बीमारी की हालत की ऑब्ज़र्व तो करते हैं, लेकिन ये वो नहीं कह पाते कि ये किस बीमारी से ग्रस्त है, किस प्रॉब्लम से ये परेशान है और इसका इलाज कैसे करवाना है। अक्सर लोग इस बीमारी के साथ जूझते रहते हैं और खाली 1 साल, 2 साल, 3 साल तक नहीं, इसको वो नॉन सीरियस तरीके से लेते हुए इसके साथ ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर कंटिन्यूसली जीते रहते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि इस किस्म के शख्स खुद तो परेशान रहते हैं, दूसरों की तरफ उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। मोस्टली जो निशानियां अक्सर देखी गई इस बीमारी के अंदर, वो देखा गया कि जहाँ तो इस किस्म के शख्स को बहुत कम नींद आएगी, और हो सकता है अगर नींद ज़्यादा आती है तो क्या पता वो सुबह दफ्तर जाने के वक्त भी अपने आप को ना उठ पाए, या नॉर्मल रूटीन जो 6 से 8 घंटे की नींद होती है, क्या पता वो 12 घंटे 14 घंटे भी नींद कर ले। ना सिर्फ नींद, बल्कि जहाँ तक उसकी भूख की प्रॉब्लम है वो भी लगातार वैसे ही रहती है। कई बार उसको भूख हो सकता ना लगे, 2 दिन तक भूख ना लगे, 3 दिन में भूख ना लगे, लेकिन कई बार उसको पता ही नहीं चलता वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, किस तरीके से खा रहा है। तो दोनों तरफ साइमल्टेनियसली जहाँ नींद की प्रॉब्लम आती है, साथ साथ में उसको
सोने की प्रॉब्लम के साथ साथ उसको खाने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अक्सर उसकी एनर्जी का लेवल ये देखा गया है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। इट रिमेन्स एट द लोएस्ट एब। काम वो कर रहा है, ये तो कोई दो राय नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा। जो भी उसको असाइनमेंट दोगे या वो उसको असाइनमेंट उसको ऑफिस में उसको बॉस देगा या घर पे उसको पेरेंट्स किसी काम के लिए बोलेंगे या फैमिली मेम्बर्स बोलेंगे, वो काम को बखूबी डायरेक्टिव्स के हिसाब से वो जितनी उसकी सलाहियत होगी वो करेगा। लेकिन उसकी एनर्जी का लेवल जो होगा वो काम करने में, वो आपको काम करने से ही दिख जाएगा कि इसका एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। ये परेशान है, कर तो रहा है, मजबूरी में कर रहा है और इसका एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और ना सिर्फ एनर्जी का लेवल, अक्सर आपको उसके चेहरे के ऊपर काम करते वक्त एक किस्म की थकावट नज़र आएगी। ऐसा लगेगा कि इसका शरीर टूटा हुआ है, ये मन से नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर वो वाली ताकत, वो जोश, वो जो एग्रेसिवनेस है उसके काम की, पैशन जो है वो नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ मजबूरी में और एक किस्म की ओबीडियंस शो कर रहा है कि भाई मुझे बॉस ने कहा, फैमिली मेम्बर ने कहा, या इसको एक हिस्सा बना के तो वो उसको कर तो रहा है, लेकिन उसकी करने की वाली वो कैपेसिटी जो एक जिसमें निरालापन आए, जिसमें हम कह सकते हैं नयापन होगा, वो इसमें आपको मिसिंग लिंक नज़र आएगा। पॉजिटिविटी, एक इंसान की सोच जो सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, हमेशा अच्छा विचार मन से लेके करेगा, हर एक के साथ खिला खिला रहेगा, अच्छे मन से बात करेगा, दिल खोल के बात करेगा। और हो सकता है जब इसके बाद बैठो तो वो नेगेटिव सॉल्यूशंस का भी पॉजिटिव ढंग से बात करे। लेकिन इस किस्म के शख्स के अंदर जिसको इस किस्म की मेंटल डिसऑर्डर है, वो बंदे का पॉजिटिव एटीट्यूड रहता ही नहीं है। उसका ना बिहेवियर ऊपर उठता है, ना उसका मूड उठता है, ना उसके इमोशंस बाहर आते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें, मूड भी डिप्रेस्ड है उसका है, थॉट्स भी डिप्रेस्ड हैं, बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट किस्म का जो नॉर्मल इंसान का बिहेवियर होता है, जो मिक्सअप होने का, सोशलाइज होने का, वो इस किस्म के शख्स के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद चूँकि बिहेवियर डिप्रेसिव है तो उसका सोशल कम्युनिकेशन भी बहुत लो लेवल का होगा। कम्युनिकेशन मीन्स टू से कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, बैठना, अपने दिल की बात किसी के सामने रखना, अपने दुखों को शेयर करना, दूसरों की बात को सुनना, कम्युनिकेट करना। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ अपने दिल के विचार, अपनी परेशानियां साझा नहीं करेंगे, तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकलता है। अक्सर क्या होता है कि हर एक इंसान कोई ना कोई किसी न किसी दुविधा से निकला हुआ होता है, और उसका वो जो परेशानी से निकल कर उभर के बाहर आना, वो एक ज़िंदगी का एक तजर्बा, एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाता है। लेकिन चूंकि इसका कम्युनिकेशन का लेवल इतना डाउन है, ये किसी के साथ खुल के बात ही नहीं कर पाता इस किस्म का शख्स, उससे इसको सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये घुटा घुटा सा रहता है, मन के अंदर घुटा घुटा सा रहता है, और सेल्फ सेंटर्ड, जिससे हम बोलते हैं इगोइस्टिक तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन हम कहेंगे सेल्फ सेंटर्ड है कि इसको और इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, लोग अगर खुश हैं तो क्यों हैं, परेशान हैं तो क्यों परेशान हैं, अगर लोगों में उदासीनता आ गई है, उदासीनता जिसे बोलते हैं सैडनेस आ गई है, तो वो क्यों आई है, तो इस किस्म की इसको कोई भी लेना देना किसी का नहीं है। ये अपने ही ज़िंदगी के दौर के अंदर मस्त है। उसके बाद एम्पैथी, ही लैक्स सिंपैथी। एम्पैथी तो सिंपैथी तो आप जानते हो, देयर इज टू डिफरेंट वर्ड्स, सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी तो हो गया जब किसी के साथ हमदर्दी हो। एम्पैथी वो स्टेज आ गई जब कोई शख्स किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे। क्योंकि ये खुद ही सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी ही प्रॉब्लम्स के अंदर गिरा हुआ है, तो हम इससे ये उम्मीद करें कि ये दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के किसी की मदद करेगा, तो वो एक किस्म का बेवकूफ़ाना काम होगा। इट्स मोर लाइक एन अब्सर्ड एक्ट टू थिंक सो। वो सोचना पॉसिबल ही नहीं है। और कई बार ये देखा गया कि इस किस्म के लोग जो अक्सर अपनी कोशिश करने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाते, तो एक किस्म का फेलियर्स होने की वजह से वो फेलियर्स को फेस ना कर पाते हैं, और उससे उनका जो स्वभाव है, बिहेवियर है, वो एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेशन की तरफ बढ़ता है, चिड़चिड़ापन उनके मन में आ जाता है,
तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और जो भी सामने आएगा उस पर भड़क पड़ेंगे, उसको गुस्सा कर देंगे। ये तो आ गई 18 साल प्लस 25 साल के बीच के लोग या उसके बियॉन्ड एज ग्रुप है जो कि इस दौर से गुजर के लगातार उस इशू से बाहर नहीं आ पाया। ये उन लोगों की एक सिम्टम्स आ गई। साइमल्टेनियसली अक्सर जो बच्चों में देखा गया कि बच्चा जब भी स्कूल जाता है तो बच्चा स्कूल जाके वो मोस्टली या तो अपने जो सहपाठी हैं, दोस्त हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ हमेशा बुझा बुझा सा रहेगा, उनके साथ खिल के कभी बात नहीं करेगा और चिड़चिड़ापन महसूस होगा। अगर कोई इसको इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा तो वो उससे अलूफ होने की कोशिश करेगा, उससे साइड अवॉइड करेगा उसको। और टीचर अगर हो सके ज़्यादा पूछे, सवाल पूछे, इसको इंटरेक्ट करने की कोशिश करे या टीचर इसको सोशलाइज करने की कोशिश करे तो ही येल्स एट द टीचर। येल्स मीन्स हो गया कि उसको ये ऊंचा बोल के अपनी परेशानी चूँकि बता सकता नहीं है तो एक गुस्से से उसको जवाब देगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। ये इसके सिंपल से सिम्टम आ गए। या हम ये कह सकते हैं कि इरिटेबिलिटी का जो कंपोनेंट है इसके हिस्से के अंदर वो सामने सामने आपको नजर आएगा कि ये इरिटेबल इंसान है, इसकी इरिटेबिलिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अक्सर लोग इसको ADD और ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी को जो है ADHD डायग्नोज करते हैं। ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जो जनरली ये देखा गया है कि इंसान के अंदर क्यों आती है जब उसका न्यूरोट्रांसमीटर्स की फंक्शनिंग में इम्बैलेंस आ जाए। इम्बैलेंस का मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर के अंदर 40 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ईच ट्रांसमीटर जैसे कि डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, गाबा है, आपका आ गया एसिटाइलकोलाइन आ गया, आपका आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के 40 हैं और हर एक का अलग अलग रोल है शरीर के अंदर। बॉडी को बैलेंस करने के लिए उसको हर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल रिलीज़ करता है, कोई खुशी प्रदान करता है, कोई मूड्स को स्विंग्स को रोकता है, कोई इफोरिया एक्साइटमेंट को रेज करता है, कोई नींद को लेकर अच्छी तरह से आता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ भी नहीं है, ये हमारे नर्व का एक सिस्टम है। जबकि एक नर्व की गांठ सिंपल ले में लैंग्वेज में एक गांठ दूसरी गांठ तक जो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल्स की शेप में लेके जाती है और दूसरा गांठ या दूसरा नर्व का जो पॉइंट है वो तीसरे पॉइंट तक, और उसके बीच का जो स्पेस है जिसे हम स्पेस कहते हैं उसके थ्रू जो सिग्नल जाते हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की 40 डिफरेंट कंपोनेंट्स होने की वजह से या काइंड्स की होने की वजह से हर एक का बॉडी के अंदर पूरे सिस्टम को रेगुलेट करना, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे वो इमोशनल आ गया आपका, तो उसको मुझे बड़े से पार्ट प्ले करते हैं। जनरली परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर ये देखा गया कि जो 40 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका असल में केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से बॉडी का जो इक्वल अमाउंट रिक्वायर होता है किसी भी पार्ट को अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए, जब वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है तो इस किस्म की हरकतें इंसान करना शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम ये कहें कि ये प्रॉब्लम नॉन क्योरेबल है, ये ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा अक्सर ये, पहले तो लोग इस प्रॉब्लम को सीरियसली गंभीरता से लेते ही नहीं है, वो कहते हैं ये प्रॉब्लम है ही कुछ नहीं। लेकिन चूँकि अनअटेंडेड होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रॉनिक शेप ले लेती है, तो इससे बेटर कि जब ये प्रॉब्लम आपको क्रॉनिक स्टेज पे लेके जाए और आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आप इस कैटेगरी के मरीज़ हैं, उससे पहले ही इंसान को सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए टॉक थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT से बोलते हैं, इनके ऊपर अमल करना चाहिए। मैंने पहले चीज़ कहा कि कम्युनिकेशन हर एक प्रॉब्लम की बेस्ट सॉल्यूशन है। कम्युनिकेट इंसान को एक दूसरे के साथ हमेशा करते रहना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं। मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक कि कई बार एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाती है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे साथी आपकी प्रॉब्लम्स को समझकर आपको हेल्प आउट करें, तो दो राय नहीं है।
बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं जब किसी की प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो उसको मजाक उड़ाते हैं उसका, या उसका नाजायज़ फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे कि अब ये फिक्स में है, परेशानी के अंदर है, तो दोनों इसका फ़ायदा लेके हम अपने उल्लू सीधा कर लें। लेकिन ये पहचान करनी भी आपके अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि परिवार से ऊपर आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, जो इमीडिएट, चाहे वो आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, माँ है, बाप है, अगर शादीशुदा हो तो बीवी है। तो ये जो आपका इमीडिएट एक सर्कल है घर का, ये आर द बेस्ट हेल्पर। और हर एक इंसान के ज़िंदगी में कोई ना कोई एक दोस्त पक्का अच्छा होता है, तो अगर हो सके तो आप उससे, और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो इमीडिएटली आपको साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स और एनी अदर कंसल्टेंट रिलेटेड टू डील विद दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, इसमें कोई दो राय नहीं, आपको वहाँ पर इमीडिएटली जाना चाहिए और दिल खोल के अपनी अपनी प्रॉब्लम का वहाँ पर जो भी ब्यौरा है उसको देना चाहिए। अनटिल अनलेस एक पेशेंट किसी भी डॉक्टर को अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम की ओरिजिनलिटी, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या कारण थे, कितनी देर से वो इस इशू से जूझ रहा है, नहीं डिस्क्लोज करेगा। डॉक्टर हो, चाहे क्लिनिकल फिजिशियन होगा, चाहे वो बड़ा ही मज़ा हुआ तजर्बेकार कोई साइकेट्रिस्ट होगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी की शक्ल को देख के खाली और उसका मुंह बंद हो वो असेसमेंट लगा ले कि इसको ये प्रॉब्लम और इसको ये ट्रीटमेंट सूट करेगी। अक्सर ये देखा गया है कि मेडिकेशंस के दौरान जब डॉक्टर्स देते हैं तो 6-7 दिन तक जो भी या कई बार 2-3 महीने तक भी मेडिसिन जो है आपकी वो असर नहीं कर पाती हैं कि आपको एक नॉर्मल स्टेज के अंदर लेके आए जहाँ पे आपका मूड जो उसकी स्टेबिलिटी आए, आपका मन जो है जो भटका हुआ है, जो परेशानी की तरफ गया हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली रिजल्ट्स चाहोगे। डॉक्टर्स को भी हिट एंड ट्रायल के हिसाब से चलना पड़ता है, कई बार डोज को बढ़ाना पड़ता है, कई बार डोज को घटाना पड़ता है। तो बेटर ये है कि एटलीस्ट डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करके 6 से 7 हफ्ते तक डॉक्टर्स की एडवाइस की हुई मेडिसिन को प्रॉपरली आप लीजिएगा, और उसके बाद जितना भी हो सके गुफ्तगू के अंदर, बिकॉज जब आप किसी से बात करोगे तो उसमें लाफ्टर के चांसेस होंगे, और लाफ्टर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू हील, क्योर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। आपका डिप्रेशन को काफ़ी हद तक वो दूर करेगी। तो मैं इससे ज़्यादा ना कहते हुए आपको ये उम्मीद करूँगा कि अगर कोई भी पेशेंट आपके इर्द गिर्द आप महसूस करते हो कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो उसकी प्रॉब्लम को सीरियसली लेते हुए उसको एडवाइस कीजिएगा कि इमीडिएटली वो जाकर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करे, ताकि इस किस्म के लक्षण जब कभी भी आएँ तो उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रॉनिक स्टेज के तक ना जा सके। थैंक यू वेरी मच।